अच्छा, अब आपने ड्रीमवियर ऑन कर लिया और ड्रीमवियर ऑन करने के बाद हम इस HTML के ऊपर क्लिक कर देंगे और आपको कोड के ऊपर क्लिक करना है। कहां पे? कोड के ऊपर। सही है। कोड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो अब ये आपकी फॉन्ट स्टाइल बहुत ही स्मॉल है, आपको किसी को नजर भी नहीं आ रही होगी। सही है। तो मैं यहां से आके एडिट में जाऊंगा और एडिट में जाने के बाद बिल्कुल लास्ट जो ऑप्शन है आपके पास प्रीफरेंसेस, उसके अंदर जाएंगे, उसके ऊपर क्लिक कर दो। बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है एडिट के बाद। एडिट के अंदर जाओगे और बिल्कुल लास्ट ऑप्शन कौन सा है? प्रीफरेंसेस। इसके ऊपर क्लिक करो और यहां पे देखो फॉन्ट्स आ रहे हैं, इस फॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करो और यहां से आके हम उन फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं। मैं सबकी 16 रख देता हूं। क्लियर? ओके कर देंगे। देखें अब आपकी फॉन्ट स्टाइल थोड़ी बढ़ गई। समझ में आ रहा है? आपको शो हो रहा है सबको? क्लियर? अच्छा, अब हम इसके अंदर बेसिक टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि आपके पास जो पैराग्राफ है, बेसिक टैग हैं जो आपके HTML के, वो हम कर लेते हैं। सही है। तो आपके पास पैराग्राफ कैसे काम करता है? पैराग्राफ के अंदर जैसे आपने MS वर्ड के अंदर पैराग्राफ पढ़े थे, वैसे ही अगर आपको किसी वेबसाइट के अंदर कोई पैराग्राफ या कोई टेक्स्ट रखना है इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, तो यहां से आके आप इस पैराग्राफ को यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं यहां पे आके कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं। यहां हम वर्ड से ही टेक्स्ट कुछ कॉपी कर लेते हैं कुछ पैराग्राफ्स के लिए। ये सबको याद हो गए फार्मूलास इसके। ये मेरे पास 3 पैराग्राफ्स है। सही है। तो मुझे एक ही चाहिए, काफी है। और इस पैराग्राफ टैग को, क्योंकि ये पेयर टैग है, क्या है? HTML के अंदर कुछ होते हैं आपके पास पेयर्ड, कुछ होते हैं अनपेयर्ड टैग। कौन से होते हैं? एक होते हैं पेयर्ड और एक होते हैं अनपेयर्ड। यहां हम जिसे सिंगल टैग भी कहते हैं। अच्छा, पेयर टैग वो होते हैं जो ओपन भी होते हैं, जैसे पैराग्राफ है ओपन भी होता है और इसको हमें क्लोज करने की भी जरूरत पड़ती है। सही है। तो क्लोज कैसे करते हो? आपने एज इट इज टैग का नाम लिखना है और उसके बाद / आपने लगा देनी है। सही है। उसका मकसद ये है कि यहां से ये टैग ओपन हुआ और यहां पे ये क्लोज हुआ और आपको इसके अंदर लिखना है कंटेंट। क्या लिखना है? कंटेंट। इसका मकसद, कंटेंट का मकसद है डेटा। सही है। जो आप टेक्स्ट वगैरह लिखना चाह रहे हो आपको इसी के अंदर लिखना है, दोनों टेक्स्ट के स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में। सही है। तो हम जितना भी डेटा या कंटेंट रखते हैं वो इन दोनों टेक्स्ट के बीच में रखते हैं। उसके बाद आपने करना यह है, अनपेयर टैग कौन से होते हैं? अनपेयर टैग ऐसे होते हैं जो वहीं पे ओपन होते हैं और वहीं पे क्लोज होते हैं। उनको क्लोज करने के लिए फिर से हमें उसी टैग का नाम लिख के क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मकसद, जैसे आप लोगों ने ब्रेक का टैग पढ़ा है ना, वो यहीं ओपन होता है और यहीं पे हम इसको / लगा देते हैं बिल्कुल लास्ट में। समझ में आया? ये अनपेयर टैग है। ये क्या है? ये देखो, ये अनपेयर टैग है। इसको हमने यहीं पे ओपन किया और बिल्कुल टैग जब आप, अच्छा इसके पास ये जो आपको एंगुलर ब्रैकेट शो हो रहा है ना, मैं आपको बता दूं कि आपके पास कुछ ब्रैकेट्स हैं। कौन सी? इसको हम लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे तो लेस देन भी कह सकते हैं। हम इसको HTML के अंदर लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट। और इसको हम कहते हैं राइट एंगुलर ब्रैकेट। समझ में आ रहा है? उसको हम कहते हैं क्या? लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट। इसको कहते हैं राइट एंगुलर ब्रैकेट। उसके बाद आप इसको कहते हो /। इसको क्या कहते हैं? जो टैग को क्लोज कर रहे हो ना, इसको कहते हैं /। समझ में आया? क्लियर? और आप टैग जब भी कोई लिखते हो, सपोज मैंने ये पैराग्राफ लिखा तो ये हुआ स्टार्ट, लेफ्ट एंगुलर और राइट एंगुलर के बीच में आपने टैग का नाम लिखना है और इसी टैग को अगर क्लोज करना है तो हम क्या करते हैं? यहां पे आके लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, / लगाते हैं और उस टैग का नाम, फिर आपके पास राइट एंगुलर ब्रैकेट। समझ में आया? तो हम ऐसे टैग स्टार्ट भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं। हम बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, इसीलिए चल रहे हैं। कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, सही है, वो बिल्कुल ही जीरो से आए तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो ये थे आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स।
अब आपने इन टेक्स्ट का पर्पस समझने हैं कि ये कौन से पर्पस है इनके, सही है। तो ये पैराग्राफ का टैग है, पेयर्ड अनपेयर्ड समझ में आ गया सबको, क्लियर। मैं इन सबको हटा देता हूं यहां से, सही है। या आप इनको कमेंट से अंदर रख सकते हो। कमेंट पता है क्या होते हैं, HTML के अंदर हम कमेंट भी दे सकते हैं। कमेंट का मकसद ये होता है कि वो कोड आउटपुट में या उसको वेब ब्राउजर पढ़ेगा ही नहीं। जैसे आपने वर्ड के अंदर कमेंट दिए थे ना, कमेंट देते हो ना आप, MS वर्ड के अंदर कमेंट इंसर्ट किए थे हमने, याद है कुछ, एक्सेल के अंदर या पावर पॉइंट के अंदर। एज इट इज हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या आपकी मार्कअप लैंग्वेज के अंदर कुछ कमेंट्स कहलाते हैं। वो कमेंट करते क्या है, वो कोड जो सिर्फ आप पढ़ने के लिए लिख रहे हो, या आप किसी भी कोड के अकॉर्डिंग हम अपनी कमेंट देते हैं ना कि ये वाला कोड मैंने इस पर्पस के लिए किया है, सही है। तो उस कोड को आप आउटपुट में दिखाना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि वो आउटपुट में ना आए या उसका रन ना हो वो कोड, तो उस कोड को हम कमेंट्स के अंदर रख देते हैं ताकि हम सिर्फ अपने रीडिंग पर्पस के लिए उन कमेंट्स को यूज कर लेते हैं। तो आप HTML के अंदर कमेंट्स कैसे देते हो, सही है। तो मैं यहां पे आपको बता देता हूं। अगर आप चाहते हो कि ये जो आपके पास कुछ कोड है मैं इसको शो नहीं करना चाह रहा, तो मैं यहां से आके, क्लियर, मैं यहां से आके लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और आपके पास Shift 1 के साथ एक एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएगी, इसको क्लिक करें और 2 टाइम आपको यहां से माइनस की सिंबल होती है ना, माइनस की सिंबल, सही है, इसको हाइफन कहते हैं। हम क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको ये वाली सिंबल, इसको हाइफन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सही है, हाइफन कहते हैं। और ये वाली सिंबल आपको लगा देनी है, देखें शो हो रहा है, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, आपके पास ये एक सिंबल, उसके बाद हाइफन दो बार देनी है। और जहां तक कमेंट रखना चाह रहे हो, सपोज जो कोड आपको कमेंट्स के अंदर रखना है, वहां पे जाके फिर से 2 बार माइनस की सिंबल कह दो या हाइफन की सिंबल और राइट एंगुलर ब्रैकेट। समझ में आया। अगर आप इन दोनों के बीच में जितना भी डेटा रखोगे, वो आपका कोड या वो वाला टेक्स्ट आपका आउटपुट में नहीं आएगा, वो सिर्फ यहीं पे आपके रीडिंग पर्पस के लिए होगा। आप उस कोडिंग को समझने के लिए ये सारी चीजें लिखते हो। समझ में आया। तो हम कमेंट्स ऐसे देते हैं HTML के अंदर। उसके बाद आपने करना ये, चलें अब ये कमेंट्स में हो गया, तो इसका तो आउटपुट आएगा नहीं, बाकी जो आपने लिखा है ना वो उसका आउटपुट आ जाएगा। मैं यहां पे आके इस पैराग्राफ टैग को क्लोज करता हूं और अब इसको सेव करना है, Ctrl+S के थ्रू सेव कर दो। और अब आपको एक्सटेंशन देने की भी जरूरत नहीं है, सही है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम जब ड्रीमवीवर ओपन किया था तो हमने कौन सी लैंग्वेज चूज की थी, HTML, सही है। तो ये ऑटोमेटिक आपकी एक्सटेंशन भी दे देता है, ये आपको ये काम करने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया। अब आप जिस फोल्डर के अंदर इसको सेव करना चाह रहे हो, मैं क्या करता हूं कि यहां पे आके, ठीक है, पेज 18009D, क्लियर, इनकी HTML चल रही है, ठीक है। और ये हमने बेसिक कुछ टेक्स्ट हैं, इनको सेव कर देते हैं। ओके, अब इसको रन करना है। अच्छा, रन करने के लिए आप यहां से आके, ये देखो आपके पास कुछ ये शो हो रहा है वेब ब्राउजर, वहां से जाके भी तो हम रन करते हैं ना, तो बेहतर है यहीं से रन कर दो, क्लियर। तो आपके पास ये देखो वर्ल्ड वाइड का लोगो शो हो रहा है, इसके ऊपर, इससे नीचे ही बिल्कुल थोड़ा सा देखो ट्रिगर एक शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो और यहां पे देखो प्रीव्यू किसके अंदर करना चाह रहे हो। प्रीव्यू का मकसद जो आपने कोडिंग लिखी है इसका आउटपुट किसके अंदर देखना चाह रहे हो, इंटरनेट एक्सप्लोर के अंदर, क्रोम के अंदर, या आपके पास और भी वेब ब्राउजर्स हैं, या यहां से आके आप एडिट वेब ब्राउजर लिस्ट भी कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और मेरे पास देखो यहां पे ये लिस्ट शो हो रही है कि क्रोम है, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सही है। तो मैं यहां से आके ऐड भी कर सकता हूं, अगर मेरे पास कोई मोजिला फायरफॉक्स वगैरह है ना, तो यहां से आके मैं ऐड भी कर सकता हूं, या यहां से आके अगर किसी को निकालना है लिस्ट से तो यहां से आके हम निकाल भी सकते हैं, सही है। मैं क्या करता हूं, इस क्रोम के ऊपर क्लिक करता हूं और इसको एज ए प्राइमरी कर देता हूं। क्या कर देता हूं, एज ए प्राइमरी कर देता हूं, यानी कि जब भी हम कोडिंग चलाएंगे इसी के अंदर ओपन होगी, इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ओपन नहीं होगी। समझ में आया।
ये करने के बाद आपने करना ये है कि नीचे आके इसको ओके कर देना। क्या कर देना है? ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप डायरेक्ट क्या कर दो, यहां पे भी क्लिक मत करो, F12 लगा दो, अपने कीबोर्ड से F12 लगा दो। क्या लगा दोगे? F12, तो ऑटोमेटिक ये कोडिंग रन हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? तो मैं यहां से आके F12 लगा दूंगा तो ऑटोमेटिक मेरी जो भी कोडिंग थी यहां पे आउटपुट आ जाएगा। देखें आ रहा है। अब पैराग्राफ का टैग क्या करता है कि आपने जितना भी डेटा लिखा है वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग शो कर देगा, और पैराग्राफ के टैग के नीचे आप जो भी लिखोगे ना उस बाद के टेक्स्ट को 2 लाइंस की ब्रेक देगा। ये मकसद उस पैराग्राफ के नीचे 2 लाइंस का स्पेस होगा, उसके बाद आप कोडिंग करोगे। समझ में आ रहा है? पैराग्राफ का टैग 2 लाइंस का ब्रेक भी करता है, उसके बाद आपके पास वो जो आप लिखते हो पैराग्राफ के फॉर्म में शो करता है। अब मैं इसी के अंदर अगर डायरेक्ट लिख देता हूं ना टेक्स्ट, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं बॉडी के अंदर। सही है? अली इज एन स्टूडेंट ऑफ एप्टेक। सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। देखें आपको 1-2 लाइन का स्पेस देगा। ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? और ऐसे टेक्स्ट जो दूसरे टेक्स्ट को उसी लाइन में एडजस्ट होने ना दें, उसी लाइन में एडजस्ट होने ना दें, उन टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? ब्लॉक टेक्स्ट कहते हैं या ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक एलिमेंट। वो टैग या वो एलिमेंट जो दूसरे टैग के डेटा को, जबकि यही डेटा इसी लाइन पे एडजस्ट हो सकता था ना ऊपर वाली लाइन के ऊपर। सही है? लेकिन ऐसे टेक्स्ट जो दूसरे किसी टैग का डेटा उसी लाइन में एडजस्ट ना होने दें, उसको अलाउ ना करें, तो ऐसे टेक्स्ट को हम ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स या ब्लॉक टेक्स्ट। सही है? और एक दूसरे होते हैं इनलाइन एलिमेंट। क्या होते हैं? ये स्टूडेंट कॉल क्यों करता है? क्लियर? तो ऐसे टेक्स्ट जो आपको उसी लाइन पे एडजस्ट ना होने दें, उन टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, या वो एलिमेंट एक्चुअली आप टेक्स्ट को ही कहते हो। HTML के जितने भी टेक्स्ट हैं हम उनको एज अ एलिमेंट कंसीडर करते हैं। सही है? उसके बाद अब सपोज कुछ ऐसे टैग भी होते हैं, जैसे मेरे पास है, सपोज आप कह दो कि इसी के आगे, इसी टेक्स्ट के आगे ना मैं लिख देता हूं स्पेन। क्या लिख देता हूं? स्पेन एक टैग है, उसके अंदर आप जो भी डेटा लिखोगे ना वो एज इट इज शो हो जाएगा उसी लाइन पे। मैं लिख देता हूं कि वी हैव टू टेस्ट दिस टेक्स्ट। क्लियर? और स्पेन के टैग को क्लोज करते हैं, रन कर देते हैं, तो देखें उसी पे सिलेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ऐसे टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं? इनलाइन टेक्स्ट या इनलाइन एलिमेंट। क्या कहते हैं? इनलाइन एलिमेंट्स, जो उसी लाइन पे या उसी दूसरे टेक्स्ट के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। सही है? ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे टेक्स्ट को क्या कहते हैं? इनलाइन एलिमेंट्स। क्लियर? उसके बाद आपके पास ये जो HTML है, आप इसको स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और आप जितने भी इंटर वगैरह यहां से कर लो, जितने भी इंटर कर लोगे ना, सपोज ये टेक्स्ट लिखा है ना हमने, मैं इसको नीचे इंटर करते जा रहा हूं। देखो कितने स्पेसेस, कितने इंटर किए हैं। देखें, क्या इससे आउटपुट पे फर्क पड़ेगा? मैं सेव करता हूं, इसको रन करता हूं, तो देखो आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो कोडिंग के अंदर आप जितने भी इंटर कर लो, जितने स्पेसेस लगा दो, टैब्स लगा दो कीबोर्ड से, लेकिन आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर? उसके बाद अगर आप क्या कर रहे हो कि आप यहां से आके, ठीक है, ये जो टेक्स्ट आपने लिखे हैं HTML के, इनको आप स्मॉल में लिखो, टॉगल में लिखो, जैसे भी लिखना है। एक S कैपिटल लिखा, P स्मॉल लिखा, A कैपिटल लिखा, N स्मॉल लिखा, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, टॉगल में लिखो, आपका आउटपुट वही आएगा। लेकिन टैग का नाम आपको एज इट इज देना है, गलत नहीं देना। सही है? अगर ये स्पेन है और आपने स्मॉल रही, अच्छा एक मेन चीज, वेब ब्राउजर के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो इस कोडिंग को रन कर रही है? HTML की कोडिंग चल रही है ना, उसको रन करने के लिए वेब ब्राउजर तो है, लेकिन वेब ब्राउजर के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो उसको या HTML की कोडिंग को पास कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है? वो कहलाता है डोम। क्या कहलाता है? डोम। डोम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं।
डोम एक्चुअली हम कहते हैं, आप इसे लिखते हो डोम, ये आपको क्वेश्चन भी आता है ऑनलाइन के अंदर, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। इसका काम यह है कि आप जितनी भी कोडिंग करते हो, ये एक पार्सर होता है। क्या होता है? पार्सर या ट्रांसलेटर होता है। तो HTML की जितनी भी कोडिंग है उसको समझने के लिए वेब ब्राउजर ये यूज करता है, डोम। सही है? HTML की कोडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए डोम हेल्प करता है। समझ में आया? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, क्लियर? इसको पार्सर कह सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर कुछ और पढ़ते हैं।